हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 का इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर। हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी अर्थ पे पाए जाते हैं उन सब को अगर हम पूल अप कर दें तो वी कॉल इट बायोडाइवर्सिटी। स्प्लिट अप भी करें तो बायो लिविंग चीज़ों के लिए, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस। तो अलग अलग कितनी टाइप की हमारी स्पीशीज़ प्रेजेंट है उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो एडवर्ड विल्सन था साइंटिस्ट जिसने डाइवर्सिटी को 3 मेजर टाइप्स में बांटा: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब आप समझ सकते हो ये लेवल्स अलग अलग हो जाएंगे। अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो एक सिंगल स्पीशीज के अंदर भी उसके अंदर जो जेनेटिकली डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं, अलग अलग फॉर्म्स जो हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। कैसे है? जैसे रॉल्फिया वोमिटेरिया का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन कितना, उसका जो एक्टिव सब्सटेंस है रेज़ोबिन जो है उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से अलग अलग तरह के जो है वो उसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। इसी में सेकेंड एग्जाम्पल हम बात करते हैं। इंडिया में 50,000 के करीब जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के और 1000 वेराइटीज़ हैं मैंगो की। यहीं पे जो ये तो स्ट्रेन्स की बात है ना कि मतलब राइस के स्ट्रेन्स जेनेटिकली डिफरेंट है। एक और फैक्चुअल नेचर की चीज़ है, वो है हमारे पास कि यहाँ पे ना 200,000 वेराइटीज़ ऑफ राइस इंडिया में हैं और साथ ही साथ 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ जो है वो बासमती राइस की हैं। ये हम बायोटेक वाले चैप्टर में करते हैं, उसको भी आप यहाँ पर ही जॉट डाउन अगर कर लेते हो तो आपको फर्दर याद करना इजी रहेगा, यहाँ पर वो रिकॉल हो जाएगा। देन सेकेंड जो टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? स्पीशीज के लेवल पे या स्पेसिफिक लेवल पे, जैसे कि अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस जो है उनमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब थोड़ा वास्ट लेवल पे। वास्ट लेवल मतलब इकोसिस्टम के लेवल पे। अगर हम देखें इंडिया में फॉर इंस्टेंस, हम ट्रॉपिकल रीजन में हम अगर देखें तो यहीं पर उधर राजस्थान वाले एरिया में डेजर्ट्स आ गए, नीचे उधर असम वाली साइड पे रेन फॉरेस्ट की प्रेजेंस हो गई, मैनग्रोव्स हो गए बे ऑफ बंगाल में, कोरल रीफ की प्रेजेंस है ओशियानिक रीजन के अंदर, वेटलैंड्स हैं अलग अलग, एस्चुरीज़ हैं। एस्चुरीज़ क्या होती है? जहाँ पर रिवर और सी आपस में मिलते हैं उसको हम एस्चुरीज़ बोलते हैं। और यहीं पर ही अल्पाइन मीडोज़ हैं, जहाँ पर थोड़ी हाइट ज़्यादा है वहाँ पर अल्पाइन मीडोज़ हैं। तो ये इतनी ज़्यादा वेरिएशन है, डाइवर्स वेरिएशन है, इसे इकोसिस्टम्स की वेरिएशन अगर हम कंपेयर करें, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे से अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो ऐसे इवॉल्व करने में हमें बहुत साल लग गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस से और थोड़े कंस्ट्रेंट से ये सारी की सारी जो मतलब ये अभी 2 सेंचुरीज में ही प्रेजेंट रेट पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है फॉरेस्ट की और इतनी ज़्यादा हमारी डाइवर्सिटी हम फास्ट स्पीड पे लूज़ करते जा रहे हैं। दिस इज़ ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कि अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज़ हैं और उसमें से इंडिया में कितनी स्पीशीज़ है। अब अगर हम देखें तो IUCN का 2004 का जो डाटा था उसमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है जो पहले कंसिडर करते थे वो 1.5 मिलियन हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, पर ऐसे हमें ये नहीं पता कि कितनी स्पीशीज़ और पड़ी हैं, कितनी अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं और कितनी
अनडिस्कवर्ड या अनएक्सप्लोर्ड हमारी पड़ी हुई हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कोई अंदाजे ही लगा सकते हैं, कोई गैस वर्क करता है कि हाँ 20 मिलियन के करीब है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अल्टीमेटली रॉबर्ट मे का एस्टिमेट थोड़ा एक्यूरेट माना, साइंटिस्ट ने माना। रॉबर्ट मे ने बोला 7 मिलियन के करीब हमारे वर्ल्ड में नंबर ऑफ स्पीशीज़ है। तो वो जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है इसमें भी उन्होंने देखा कि एनालिसिस करने पे पता लगा कि स्पीशीज़ इन्वेंट्रीज जो है वो ज़्यादा कंप्लीट है टेम्परेट रीजन में एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन्स। तो मतलब ऐसे इतने वेरिएशंस, इतनी स्पीशीज़ अभी हमने डिस्कवर ही नहीं की। ये सारा देखते देखते कि कैसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस है, कहाँ पर स्ट्रीमलाइन चीज़ें हैं। तो आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो जहाँ पर डाइवर्सिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, स्पेशलाइजेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर कोई ऐसे एडवर्स कंडीशंस नहीं होंगी। एडवर्स कंडीशंस इन द सेंस जैसे कि अब ट्रॉपिक्स में हमेशा क्लाइमेट एक जैसी रहती है, सन की रेज जो है वो वर्टिकली पड़ती है। तो उससे क्या है कि रेन फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर कोई सीजनल चेंजेस नहीं है, कोई ग्लेशिएशन नहीं हो रही, कोई क्योंकि सीजनल चेंजेस नहीं है, कोई ग्लेशिएशन नहीं है, तो कोई डैमेज नहीं हो रही। ना ही प्लांट्स को, एनिमल्स को ऐसी अडेप्टेशंस करनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से उसकी एनर्जी उधर यूटिलाइज हो। इसीलिए वो जो है ऑर्गेनिजम्स अपनी इम्प्रूवमेंट पे, स्पेशलाइजेशन पे वो ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं एज कम्पेयर टू दोज दैट आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन। अब ज़रा हम बात करते हैं ग्लोबल डाइवर्सिटी की, कि क्या बायोडाइवर्सिटी की प्रोपोर्शंस हैं, चाहे हम इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स की बात करें तो आप इसमें जो पाई चार्ट है इसमें आप देखने की कोशिश करो। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स जो हैं मोर देन 80% इनवर्टिब्रेट्स इंसेक्ट्स के बने हुए हैं। अब इसके अलावा क्रस्टेशियंस जो हैं वो भी एक मेजर बल्क बना रहे हैं। तो अगर हम देखें तो आर्थ्रोपोडा इटसेल्फ ही काफ़ी सारे इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो पूरे टोटल अमाउंट में से काउंटिंग में देखें तो, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस दोनों आ जाएंगे ना, तो ये बना रहे हैं। इसके साथ अगर देखें तो सेकंड नंबर पे मोलस्कन्स है। बाकी सारे ग्रुप्स मिलके बहुत एक छोटा सा पार्ट जो है वो फ्रेम कर रहे हैं। ये तो है इनवर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी। अगर दूसरी तरफ हम वर्टिब्रेट्स में देखें तो देखो 50% के करीब जो चंक है वो फिशेस का ही है। देन फिर कुछ बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। आपको कैसे पूछा जाएगा, ABCD मार्क्ड होंगे। तो इसमें आपने वहाँ पर, क्योंकि नीट में हमें कलर्ड नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट होता, तो आपने प्रोपोर्शन ऐसे ही याद करना है, रंग से नहीं याद करना, कि ऐसे ना हो कि आप कलर देख के उसे याद कर लो और वहाँ पर जाकर आपको कन्फ्यूजन हो। तो फिशेस हो गया 50% ऑफ वर्टिब्रेट्स, फॉलोड बाय फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। तो अगर आपको थोड़ा सा इसकी विजुअल मेमोरी होगी तो अगर आपसे परसेंटेजेस भी पूछी जाएंगे तो आप उसे आंसर कर सकते हैं। टेक्स्ट में इसका ज़्यादा रेफरेंस नहीं है, डायग्राम के अंदर से ही आपको याद करना पड़ेगा। देन उसके बाद प्लांट्स के अंदर देखें हम तो एंजियोस्पर्म्स फॉलोड बाय फंजाई, फिर छोटा सा पोर्शन एल्गी और बचे हुए मॉसेस, फर्न्स एंड लाइकन्स। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रोपोर्शंस के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, माइक्रोब्स के लिए जो प्रोकैरियोट्स है उसकी कोई फिगर्स नहीं होती। उसका रीज़न क्या है, अब एटमॉस्फेयर में है, हवा में माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पता है ना, अगर हमने माइक्रोब्स कैलकुलेट करने हो तो हम एक स्लाइड में माइक्रोस्कोपिक फील्ड के अंदर अगर हम ग्रो कर रहे हैं लेबॉर्ट्री में, तो माइक्रोस्कोपिक फील्ड में कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो नेचर में कितने हैं वो तो क्योंकि नेकेड आई से तो विजिबल है नहीं, इसलिए हमें वो
पता ही नहीं लग पाता कि कितने परसेंटेज नंबर है माइक्रोबियल स्पीशीज़ का। तो बड़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ होती है माइक्रोब्स की जो लेबोरेटरी कंडीशंस में कल्चर भी नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए ये सारा जो है प्लांट्स और एनिमल्स को तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोब्स को हम ऐसे नहीं देख पाते। अब थोड़े से फैक्ट्स की बात करते हैं जहाँ से हमारे कुछ MCQs बनते हैं। अब इंटरेस्टिंगली इंडिया जो है वो हमारा 2.5% वर्ल्ड की लैंड का बनाता है, लेकिन इसमें पूरी स्पीशीज डाइवर्सिटी का 8.1% जो है वो प्रेजेंट है। कितना है? 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की और इससे भी डबल मतलब 90,000 के करीब जो है वो एनिमल की स्पीशीज प्रेजेंट है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा हमने डाइवर्स हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। हमारे अभी तक जो है हम जो फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं वो कितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो ट्राइबल रीजन्स हैं, अनएक्सप्लोर्ड फॉरेस्ट है, अनइनहैबिटेड रीजन्स जो हैं वहाँ पर अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए हैं कोई भी किसी भी तरह की डाइवर्सिटी को। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की। अब देखो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सारे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे होता है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मतलब अगर हम देखें कुछ प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स जो हैं वो लोअर हाइट पे प्रेजेंट हैं, कुछ जो है वो हायर हाइट पे प्रेजेंट है। स्पीशीज डाइवर्सिटी जैसे हम इक्वेटर की तरफ आए तो बढ़ती जाती है, इक्वेटर से दोनों तरफ के पोल्स की तरफ जाए तो स्पीशीज डाइवर्सिटी घटती चली जाती है क्योंकि कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है ना। पोल्स की तरफ जाए तो टेम्परेचर्स ड्रास्टिकली घटने शुरू हो जाते हैं। इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल यूनिफॉर्म कंडीशंस हैं तो तभी बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा सनलाइट, यूनिफॉर्म कंडीशंस, इनकी वजह से जो इक्वेटर है वहाँ पर अच्छे से ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल्स जहाँ पर की कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं हैं। तो यहाँ हम कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें हाईलाइटेड आप देख सकते हो, उनको हमें मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आपने याद करने हैं। जैसे कोलंबिया में हमारे पास 1400 स्पीशीज़ बर्ड्स की हैं, वाल न्यूयॉर्क में हमारे पास 105 स्पीशीज़ है, ग्रीनलैंड में 56 स्पीशीज़ है। इंडिया में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में मोर देन 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से क्रैम करो, बट स्टिल जो कुछ भी NCERT में गिवन है उसका आपको एक ग्रॉस आइडिया ज़रूर होना चाहिए, तो तभी आप MCQs को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे इक्वेडर है, दैट इज़ 10 टाइम एज मैनी स्पीशीज़ ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, जिसमें कि जैसे फॉरेस्ट है उसका इक्वल एरिया USA के हिसाब से। मतलब अब आप देख सकते हो ना, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है, हम कहते हैं कि जो अमेज़न है वो लंग्स ऑफ प्लैनेट है। वो क्यों बोला जाता है लंग्स ऑफ प्लैनेट? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स है, वेजिटेशन है, तो वेजिटेशन की वजह से वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लंग्स ऑफ प्लैनेट। तो इसमें आप जितना भी रिपीटेडली इसे लिस्टिंग करके पढ़ते रहो इसकी स्पीशीज़ को कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ जितनी है, जितना आपको याद रह जाए वही आपका मतलब वो आपको एज दे जाता है बाकी उससे। तो अब फिर से एक बार बात करते हैं ट्रॉपिकल्स का क्या रीज़न है बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होने का। नंबर 1 स्पेसिएशन जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे टेम्परेट रीजन्स में बहुत फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होती है, उसकी वजह से डैमेज हो जाता है रीजन को, उस डैमेज को रिकूप करते करते सारा डिस्ट्रक्ट होके फिर से सब कुछ बनाना पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास ये वेरिएशन ग्लेशिएशन वाली, रिपीट कर रहे हैं हम इसे। तो उसके बाद सेकंड जो चीज़ है
वो आता है कि जो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो चीज़, वो हायर निच स्पेशलाइजेशन होगी, मतलब वहाँ पे फंक्शनली वो ज़्यादा सही रहेगा और डाइवर्सिफिकेशन वहीं पर ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में सीजनल वेरिएशंस कम हैं, रिलेटिवली कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल जो है वेरिएशंस होती, ना टेम्परेचर की वेरिएशन है ना सीजन की वेरिएशन है। तो इसकी वजह से अगेन निच स्पेशलाइजेशन और इसी की वजह से ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सोलर एनर्जी जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है ट्रॉपिक्स में एज कंपेयर टू टेम्परेट, इसी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी हाई रहती है। और यही जो जितनी प्रोडक्टिविटी हाई होगी उतना इकोसिस्टम स्टेबलाइज्ड होगा, जितना इकोसिस्टम स्टेबलाइज्ड होगा उतनी ही ग्रेटर डाइवर्सिटी रहेगी। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की। तो आप ये ग्राफ प्लॉटेड है, इसको देख सकते हो कि स्पीशीज रिचनेस को अगर हम प्लॉट करते हैं एरिया के साथ, तो इसमें हमारे पास जो है वो एक स्लोप आ जाती है। तो इसमें वॉन हेम्बॉल्ट था, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बॉल्ट, इसने ये फाइंड आउट किया था कि स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज्ड एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे एरिया वास्ट होता जाता है वैसे वैसे ही जो स्पीशीज रिचनेस है वो बढ़ती चली जाती है, मतलब अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऐसा क्यों है? एरिया बढ़ने से क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादा एरिया तो मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज तो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकेगा, और ज़्यादा जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे उतनी ही उसमें डाइवर्सिटी उनकी सही चलती रहेगी। तो इसको आप देख सकते हो, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a से डिनोट किया हुआ है। इसमें s स्पीशीज रिचनेस है, a इज एरिया, देन z इज स्लोप ऑफ लाइन, मतलब ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है। ये जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है ना, ये सिग्निफाई करता है कि कितना जो नंबर है, मतलब एरिया जितनी स्टीपनेस होगी स्लोप की, वो सिग्निफाई करेगा कि कितना नंबर ऑफ स्पीशीज किसी एरिया में है, और जितना स्टीप इसका मतलब उतनी ही फास्टर रिचनेस जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? जैसे कॉन्टिनेंट होगा उसमें स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी, पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें एज कंपेयर टू द स्मॉलर एरिया। तो इस केस में c इज द y इंटरसेप्ट। यूजुअली अगर हम देखें वैल्यूज देखें z की, तो दिस लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.2। कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप, कोई भी रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हम बड़े कॉन्टिनेंट की देखें तो ये स्लोप बढ़ जाती है, जैसे कि z वैल्यू 0.6 से 1.2 की रेंज में आ जाती है। जैसे कि फ्रूगीवोर्स मतलब फ्रूट ईटिंग जो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, उनकी स्लोप उन्होंने देखा 1.15 है। तो स्टीपर स्लोप मीन्स स्पीशीज रिचनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे हम ये स्पीशीज रिचनेस की बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक और टर्म है स्पीशीज इवननेस। तो स्पीशीज इवननेस इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज इन एन एरिया। रिचनेस मतलब कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है, इवननेस मतलब कि अगर एक स्पीशीज थी तो वो कितने ट्रीज हैं उसके। तो आप अंडरस्टैंड करते हो ना, इवननेस में ऐसे है कि 10-10 सारे पेड़ थे या 5-5 थे, 5, 6, 7, 8 पेड़ थे, ये तो डिफरेंट स्पीशीज के। दिस इज कॉल्ड इवननेस। अगर नंबर तो ज़्यादा हो, स्पीशीज डाइवर्सिटी तो ज़्यादा हो, लेकिन एक के 100 पेड़ है, एक का सिर्फ एक ही पेड़ है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस। तो इस वीडियो में हम इतना ही टेकअप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उठाएंगे इसकी इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कैसे मेथड्स के साथ हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।